तो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज जैसा कि आप वीडियो का सेटअप देख रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है। जैसा यूजुअली मेरे व्लॉग्स होते हैं उस हिसाब का नहीं है। तो मेरे साथ आज मेरे मित्र अनुराग पांडे बैठे हैं और इनके साथ मैं काफ़ी दिनों से एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो अनुराग जी हैं ये नॉलेज के भंडार हैं। और मैं चाह रहा था कि जो इनकी जो भी नॉलेज है, जो भी वैल्यू है, वो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बता सकें तो बढ़िया रहेगा। अरे बिल्कुल, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपकी वीडियो का पार्ट बन के। काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपकी वीडियो जिससे पहले देखी है जो। तो एक्चुअली मैं अपने आप को समवट लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। तो मैं अभी यहीं पे जो ज़ालैंड यूनिवर्सिटी है वहीं पे एक पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर हूँ एल्गोरिथम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ग्रुप में। हाँ जी। पीएचडी भी मैंने यहीं पे करी थी इससे पहले, और उससे पहले मैंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाई की थी इंडिया में। और मैं मूलतः गोरखपुर का हूँ, यूपी में, तो इंडिया से। और 10 साल पहले मैं जर्मनी आया। अच्छा, तो आपने जर्मनी आने से पहले तो आपकी जो जर्नी रही स्कूल से लेके आईआईटी कानपुर तक की, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप आईआईटी तक कैसे पहुँचे, आपका आईआईटी में क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने वहाँ क्या पढ़ा, क्या सब्जेक्ट्स लिए, वो सब। हाँ बिल्कुल, मेरी जर्नी थोड़ी लीनियर सी ही थी। एटलीस्ट मेरा जो चाइल्डहुड था, मैं गोरखपुर में ही पला बड़ा। और मैं थ्रू आउट एक ही स्कूल में गया जो घर के सबसे पास स्कूल था, इनिशियली वहाँ गया। फिर वो स्कूल थोड़ा दूर हो गया तो मैं उसी स्कूल में थोड़ा दूर गया। और मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था और साइंस में इंटरेस्ट था। तो जितना मुझे उस समय वहाँ पे जो नॉलेज थी उस हिसाब से कि नेचुरल चॉइस लगी कि आईआईटी जेईई के बारे में सोचो। तो 11th-12th में मैं स्कूल के साथ साथ ही गोरखपुर में ही एक कोचिंग थी, वहाँ से एक आध सक्सेस स्टोरीज आई थी। 3-4 साल ही हुए थे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को। अच्छा। तो उसमें मैं स्कूल के बाद शाम को वहाँ जाता था। तो उसमें भी मज़ा आने लग गया मुझे। वो काफ़ी मतलब मुझे वो नेचुरल एक्सटेंशन लगा मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जो मेरा इंटरेस्ट था नेचुरल उसको परस्यू करने का। तो मुझे वो प्रिपरेशन वाला फेज भी काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा। और लकीली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया था आईटी में। तो उस समय फिर हाँ, उस समय मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता था। तो जो मेरी रैंक थी उस हिसाब से मैंने देखा कि पिछले साल उस रैंक के हिसाब से कौन सा लेना मोस्ट वाइज होगा। तो मैं ये सोचा था घर से बहुत दूर नहीं जाऊंगा, तो दिल्ली और कानपुर ही मेरे दिमाग में था, आईटी दिल्ली आईटी कानपुर। अच्छा। तो आईटी कानपुर में मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली, बीटेक एमटेक डुअल डिग्री वाली। अच्छा। तो उसमें मैं गया वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो उधर नहीं आया। लेकिन वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट में लग गया था जो कि आईटी कानपुर में मेरे 2 साल पहले जो सीनियर्स थे उन्होंने शुरू किया था, एक फार्मूला कार बनाने का। एक फार्मूला एसएई का एक इवेंट होता है, बहुत सारे कॉलेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आईआईटी कानपुर में तब वो पहली बार शुरू हो रहा था। तो उसमें मैं लग गया और काइंड ऑफ मैंने कॉलेज के 2-3 साल तो सिर्फ उसी में रातें उसी में गई, वो कार बनाने में, गैराज में रहो, उसको स्क्रैच से डिज़ाइन करना। तो ये सब में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट आया मेरा भी। और वो काफ़ी पैशनेटली किसी को एकदम से शुरू से लेके एंड तक वो बनाना। तो उसके लिए हम लोग फिर इटली भी आए थे हम लोग उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। लेकिन उस प्रोजेक्ट के टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं उस पूरे प्रोजेक्ट में सक्सीड इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई बहुत अच्छा एप्टीट्यूड था। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी अच्छी है और मैं थोड़ा सा कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती है तो मैं उसमें अपने आप को डिवोटेड होके कुछ कर सकता हूँ। तो ये मुझे काइंड ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मुझे ये लगा कि शायद इस चीज़ में मुझे आगे नहीं करना चाहिए। ओके। तो फिर मेरा जो फाइनल 4th ईयर और 5th ईयर था, इसके शुरू में मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने 4th ईयर में बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज लिए आईआईटी में। जैसे मेरा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन करिकुलम थोड़ा फ्लेक्सिबल था, कुछ ओपन इलेक्टिव्स भी हम लोग ले सकते थे। तो फिर मैंने 5 कोर्सेज जो लिए अपने 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें एक था न्यूरोबायोलॉजी,
एक था जनरल रिलेटिविटी, एक था मॉडर्न क्रिप्टोलॉजी, एक था डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क और एक था ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स था सोशल कॉग्निशन। ओके। तो मैंने सोचा कि अब इसमें देखता हूँ मुझे क्या चमकेगा, उसके बाद मैं फिर डिसाइड करूँगा। तो उसमें मुझे मॉडर्न क्रिप्टोलॉजी का जो कोर्स था, उसमें मुझे जो मेरे बचपन का जो मैथ्स को लेके जो इंटरेस्ट था, वो अचानक से मेरा जगा, क्योंकि उसमें कुछ इंक्रिप्शन सिस्टम थे, स्पेशली RSA और ये सब, उसमें जो एकदम प्योर नंबर थियरी यूज़ हो रही थी। तो मैं कहा यार यही करना था यार। मैं IT में जब आया था तो यही मैथ्स का प्योर इंटरेस्ट को लेके आया था, वो मेरे को ज़्यादा रेजोनेट कर रहा था दैन जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो चीज़ें होती हैं। ओके। तो मुझे उसमें ज़्यादा मैं रेजोनेट किया। तो मैंने उस प्रॉफ से सीधा पूछा कि मैं आपके साथ मास्टर्स थीसिस कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरा डुअल डिग्री था, तो मुझे एक मास्टर्स थीसिस लिखनी थी, बैचलर थीसिस नहीं लिखनी थी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ मास्टर्स थीसिस कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा मैं तो बिजी हूँ, लेकिन एक और प्रॉफ है, उसके पास तुम जाके ऐसे मिल सकते हो। तो मैंने सीधा जाके उस प्रॉफ को पूछा कि मैं आपके साथ मास्टर्स कर सकता हूँ क्या। तो उसके साथ ही थोड़ा सा फनी हुआ था। उन्होंने बोला कि मतलब मैं तुम्हें डायरेक्टली प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं दूंगा, तुम जाओ मुझे बताओ कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बना के ले आओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। और वो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के प्रॉफ थे और मैं उनके साथ थीसिस करना चाहता था, और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में। सिर्फ ये मॉडर्न क्रिप्टोलॉजी का एक कोर्स लिया, उसमें कुछ पसंद आ गया तो मैं उसके थ्रू करना चाहता था। तो अब मैं गया और जाके गूगल किया मैं कि अनसॉल्व प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस ऐसे करके, और मुझे कुछ नहीं पता था। तो उसमें जो आया, मैं उसमें जो प्रॉब्लम्स देख के मुझे अच्छी लगी कि हाँ इस पे काम करना चाहिए, वो मैंने लिखना शुरू किया। तो उसमें एक प्रॉब्लम थी P वर्सेस MP प्रॉब्लम, तो जो कि मुझे बाद में पता चला कि ये काफ़ी साल से ओपन प्रॉब्लम है और उस पर $1 मिलियन प्राइस भी लगा हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं एकदम से बेशर्मों के जैसे कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, नंबर 1। नंबर 2 एक और जो कि काफ़ी फेमस अनसॉल्व प्रॉब्लम है, इंटीजर को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने एकदम से काफ़ी इनोसेंट पर्सन की तरह से मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें सारी हार्ड प्रॉब्लम्स थी, और मैंने उनको भेज दिया। और वो ऐसे इतने उन्होंने क्यूट रिस्पॉन्ड किया उस पर। उन्होंने बोला कि आई लुक्ड एट योर लिस्ट, some of the problems are a little hard, but but one of the problem is it's interesting and maybe we can look at a related problem. तो उन्होंने भी वहाँ पे थोड़ी सी होशियारी दिखाई। वो एक प्रॉब्लम जो थी वो उनके किसी एक प्रोजेक्ट से थोड़ी मिलती जुलती थी, तो उन्होंने फिर अपना वाला प्रोजेक्ट चिपकाया मुझे। और वो प्रोजेक्ट में मुझे मज़ा ही आ गया। इतना मज़ा आया कि मुझे लगा कि हाँ अब तो प्लेसमेंट वगैरह मुझे नहीं बैठना है, मैं तो अब यही करूँगा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने PhD प्रोग्राम्स के लिए कुछ जगह अप्लाई किया, और प्लेसमेंट में नहीं बैठा मैं, तो कोई और बैकअप वगैरह भी नहीं था, और मेरा यहाँ पे फिर हो गया। और कुछ जगह अप्लाई किया था, वहाँ पे मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिकल की प्रोफाइल थी, मेरे ग्रेड्स भी बहुत ज़्यादा स्टेलर नहीं थे। तो मेरा बेसिकली मेरी जो PhD एप्लीकेशन में मेन वो यही था कि मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया एक अच्छे प्रॉफ के साथ। वो प्रॉफ काफ़ी फेमस थे, उन्होंने एक वेल नोन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही थी। क्या नाम था उनका? नितिन सक्सेना। और मतलब क्या फील्ड क्या थी उनकी? उनकी फील्ड थी, उसको हम कहेंगे अलजेब्राइक कॉम्प्लेक्सिटी थियरी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थियरी, एल्गोरिथम्स, नंबर थियरी, कंप्यूटेशनल नंबर थियरी, ये होगी। तो ये तो आपने अपना ओवरव्यू दिया जो आपकी जर्नी रही IIT की। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, थोड़ा इसको डाइसेक्ट करते हैं कि आप मुझे बताइए कि जो अभी 12th में जो भी स्कूल में बच्चे देख रहे हैं उनको, तो वो चाहते हैं कि वो IIT की तरफ जाएं या फिर वहाँ एडमिशन लें। तो आपको क्या लगता है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उन्हें किस चीज़ में या उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए IIT को लेके, कि हमें IIT में पढ़ना है या IIT में नहीं भी पढ़ना है या IIT में पढ़ना ही ज़रूरी है कहीं पहुंचने के लिए। तो वो सबको आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो थोड़ा आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये सब कुछ करने के बाद जो भी मेरी जर्नी है, उसके बाद मेरा व्यू पॉइंट तो ये है कि एंड में जो आपका इनेट इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको जितना जल्दी से जल्दी और जितना डीपली आप एक्सप्लोर करना शुरू कर दें वो बेस्ट है। क्योंकि जैसे थोड़ा तो मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि IIT के लिए कुछ ज़्यादा ही सोसाइटी में थ्रस्ट है। शायद अब चेंज हो रहा है जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पहले तो जब हमारे टाइम तो कुछ ज़्यादा ही था। मैं उस सेंस में लकी था
कि जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी वो काइंड ऑफ सोसाइटल करंट के हिसाब से अलाइन करती थी, तो इसलिए मेरे लिए इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जैसे मेरी सिस्टर्स ही थी, उनका जैसे मैं कहूँगा कि उनका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों ही इन सब चीज़ों की तरफ नहीं था, फिर भी काइंड ऑफ दे वर आल्सो सॉर्ट ऑफ स्टीयर्ड इनटू या पुश्ड इनटू कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। तो जैसे हम, मेरी 3 दीदियाँ थी और मैं था, तो हम 4 में से 3 लोगों ने इंजीनियरिंग करी। लेकिन मैं कहूँगा कि जेन्युइन इंटरेस्ट की बात करें तो शायद मैं थोड़ा क्लोजेस्ट था, बाकी लोगों का इतना था नहीं। तो शायद अगर ये सोसाइटल करंट उस डायरेक्शन में नहीं होती तो शायद सिर्फ मैं कर रहा होता। तो मुझे लगता है कि उस स्टेज पे मैं ये चाहूँगा, मेरे पास कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं कि कैसे ये हो, लेकिन स्टूडेंट्स जो भी यंग एज में हैं वो थोड़ा इसको थोड़ा रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि इनिएट उनका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है, जो उनके स्कूल है उसकी भी है। फिर उस हिसाब से वो अपना डायरेक्शन चुने। बहुत जल्दी आईआईटी से कुछ सॉल्व हो जाएगा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे हमारे ही केस में कि जो एक बार आईआईटी में आ गए उसके बाद वो फिगर आउट करते कि वो करना क्या चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने फिगर आउट कर लिया है और आईआईटी को प्रॉपर टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं कि जहाँ वो जाना चाहते हैं। इट्स लाइक कि आईआईटी में आना इज अ थिंग, इट्स लाइक नाउ दे आर इनटू आईआईटी एंड नाउ दे वांट टू फिगर आउट। बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोड्यूसर्स बने, लाइक एक्चुअल प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, तो वो उनका बात एकदम ही अलग हो गया। तो इवन मेरा भी देख लो, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली, नॉट लाइक कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता था। मेरे रैंक के हिसाब से मैंने देखा कि इट मेक सेंस कि इधर मैकेनिकल लो या इलेक्ट्रिकल लो। फिर मुझे याद था कि जेई डेज में मुझे फिजिक्स में मैकेनिक्स से ज़्यादा इलेक्ट्रोडायनामिक्स पसंद थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली। दैट्स ऑल। तो वो जैसे अगर आप मुझे वापस टाइम में भेज दो और आप कहते कि फिर से चूज़ करो आईआईटी के बाद तुम्हारे रैंक के हिसाब से, तो मैं शायद मैथमेटिक्स लेता। तो ये तो वो वही है कि मेरे ख्याल से बेटर है कि जितना जल्दी आप उस डायरेक्शन में मास्टरी उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें जिसमें आपका इनिट इंटरेस्ट है और थोड़ी सी एक एप्टीट्यूड भी है। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम जैसे मीम भी है कि इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर रहे होते हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मेरे को लगता है कि 11th-12th में जो लड़के हैं खासकर उनको थोड़ा कहा जाता है कि आप मैथ साइंस या इंजीनियरिंग की तरफ या डॉक्टरी की तरफ देखें। और बैचलर्स जब इंजीनियर करते हैं तो वो वहाँ पे फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस से थोड़ा अलग होते हैं, थोड़ा खुद को जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो तब उन्हें समझ आता है कि हाँ चीज़ें ऐसी हैं और मुझे असली में किस चीज़ में इंटरेस्ट है या किस चीज़ में नहीं है करियर के अलावा। तो मुझे ये बताइए कि जो एक्सप्लोरेशन वाली चीज़ है जो बैचलर में लोगों को करनी चाहिए, उस पर आपका क्या व्यू है कि किस प्रकार से आपको अपना सब्जेक्ट एक्सप्लोर करना चाहिए, आपके इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने चाहिए, आपका इस पर क्या विचार है? राइट। तो जैसे मैं मेरे केस में बता सकता हूँ, मैं कहूँगा कि उस सेंस में मैं लकी था कि आईआईटी कानपुर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस दैट इंडिया हैज़ टू ऑफर। तो उसमें जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, लेकिन फिर भी मैंने जो अपना मेन जो 2-3 साल मैंने बिताया, मैंने पहले बताया कि एक फार्मूला कार बनाने में किया, जो कि यूजुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है। और उसके बाद वहाँ पे ये भी स्कोप था कि मैं थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज ले सकता था और एंड में मैंने उसी में अपनी मास्टर्स थीसिस ली। तो अगर कॉलेज में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप करिकुलम के थ्रू या एक्स्ट्रा करिकुलर के थ्रू, फॉर एग्जांपल हर कॉलेज में, ये तो शायद ज़्यादातर कॉलेज में अलग अलग लेवल ऑफ लेट्स से मास्टरी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो क्लब्स होते हैं, हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब, रोबोटिक्स क्लब, रिगार्डलेस ऑफ जहाँ से जो भी उनका डिपार्टमेंट हो, लेकिन वो इन सब क्लब्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करते थे। कुछ ने ड्रामेटिक्स क्लब के थ्रू अपना एक्टिंग में जो इन्हें टैलेंट है वो डिस्कवर किया, कुछ ने डांसिंग क्लब के थ्रू डांसिंग में डिस्कवर किया, फिर वो उसी को आगे परस्यू करने लग गए। तो वो एक चैनल रहता है जितने क्लब्स रहते हैं। और दूसरा है कि अगर कॉलेज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप थोड़े से अपने कोर्स वर्क के अलावा दूसरे कोर्स वर्क भी ले सकते हैं वो। और तीसरा है कि प्रोजेक्ट्स आप ले सकें अपने एक डिपार्टमेंट के अंदर या दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर,
और बहुत सारे ऐसे रहता है कि एक बार आप जैसे जिस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने अपने आप को फॉर्मूला कार मैनेजर किया वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन था। ओके। तो वो भी एक काइंड ऑफ लेट्स से एक पॉइंट रहता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे होते हैं। तो आप कोई प्रोजेक्ट उठाएं और वो बेटर रहता है कि आपके पास उस एज में एक ड्राइव रहती है बिकॉज ऑफ सम कंपटीशन। तो उस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को, जो भी आपका टैलेंट है उसको आप एक बार ऑर्गेनाइज करते हो इन अ वे कि आपको एक प्रोडक्ट आप डिलीवर करना चाहते हो इस कंपटीशन में। तो वो आप एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सब मेरे दिमाग में रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सप्लोरेशन बैचलर का तो मेरे हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट होता है, आपको उस टाइप के लाइक माइंडेड लोग ज़रूर मिलेंगे अपने कॉलेज में, और आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अपने सीनियर्स जो उसी चीज़ में कुछ कर रहे हैं उनके साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है इन योर पर्टिकुलर फील्ड, और अगर उस फील्ड से भी बाहर आप काफ़ी कुछ और देखना चाहें तो वो भी सब पॉसिबिलिटी रहती है। प्लस आजकल तो इंटरनेट भी है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि कैंपस तक ही लिमिटेड रहे। हम वर्ल्ड के लोगों से या जो भी वर्ल्ड में चल रहा है, जो भी लोग सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, और हर तरह की कम्युनिटी आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, तो उनसे जुड़ के भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। राइट। तो ये तो थी आपकी आईआईटी की जर्नी। तो चलिए अब हम आते हैं कि आप आईआईटी से जर्मनी कैसे ट्रांजिशन हुए, आपका क्या मूड बना, आपने इस कंट्री को क्यों चुना, और आपने ज़ालैंड यूनिवर्सिटी को क्यों चुना, तो थोड़ा उस पर आप बताना चाहेंगे। राइट। तो जैसा मैंने बताया कि जब मुझे अपने मास्टर्स थीसिस प्रोजेक्ट में बहुत मज़ा आने लग गया, तो मुझे लगा कि हाँ, इस चीज़ को मैं और एक्सप्लोर करना चाहूँगा। आईआईटी में उस पॉइंट तक जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी थी, मेरे दिमाग में एकदम क्लैरिटी थी कि उन सब चीज़ों से ज़्यादा मैं इसे एंजॉय कर रहा था। ओके। तो वो था कि मुझे इसी को एक्सप्लोर करने का एक वो था। तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मैंने वो बैकअप प्लान ये सब कुछ नहीं सोचा, बस अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई करते समय जिस एरिया को मैं एक्सप्लोर करना चाहता था वो बहुत ही ऐसी एरिया नहीं थी कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वो एल्जेब्राइक कॉम्प्लेक्सिटी थियरी एक एरिया है कि वो एल्गोरिदम्स का वो एरिया जिसमें कि आप एल्जेब्रा और जियोमेट्रिक टेक्निक्स थोड़े ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें थोड़ा नंबर थियरी, थोड़ा एल्जेब्राइक ज्योमेट्री और थोड़ा सा कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थियरी, इनका इंटरसेक्शन है। तो मैं देख रहा था कि कौन से प्रॉफ हैं जो इस पे काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें इंडिया में कुछ प्रॉफ हैं जो उस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ हैं जो इजराइल में हैं जो काम कर रहे हैं। यूरोप में कहें तो फ्रांस में एक दो जगह यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे वो प्रॉफ हैं। जर्मनी में 2 जगह हैं, बर्लिन में और यहाँ पे ज़ालैंड में, और यूएस में कुछ जगह। तो मैंने यूरोप में यही फ्रांस में और जर्मनी में 1-2 जगह अप्लाई किया, और यूएस में 3-4 जगह अप्लाई किया था। तो फ्रांस वाले में मुझे बोला कि एक बार आप 1 साल का मास्टर्स कर लो, उसके बाद आप कंटिन्यू करना क्योंकि आपका अभी बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। यूएस में मुझे कोई ऑफर नहीं आए थे। अगेन मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल का था, मेरा शिफ्ट थोड़ा सा एब्रप्ट था। यहाँ पे मुझे इंटरव्यू कॉल आया था, और यहाँ अप्लाई मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे एक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है, और वो यहाँ पे दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही थी। एक तो जो प्रॉफ है यहाँ पे वो इस पे काम भी करते हैं जिस एरिया में करना चाहता था, और प्लस मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट का एक पूरा नेटवर्क है पूरे जर्मनी वाइड में। तो वो मुझे उस सेंस में भी अट्रैक्टिव लगा था कि मैक्स प्लैंक रिसर्च स्कूल का एक पार्ट बनने के लिए। तो इसलिए भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, और यहाँ पे मुझे यहाँ फिर इंटरव्यू कॉल आया था। तो जो दर्शक ये नहीं जानते हैं कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट क्या है, तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट एक साइंटिफिक सोसाइटी है जो जर्मनी की है, और इसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, और आज तक इसमें से काफ़ी सारे नोबेल लॉरिएट्स निकल चुके हैं। तो काफ़ी रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है, ना कि सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे ही दुनिया में। तो यहाँ पे पढ़ना और यहाँ के प्रोफेसर से सीखना और उनके साथ काम करना सही में एक ऑनर की बात है। तो आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करा, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन भेजी, फिर आपने इंटरव्यू दिया, तो इसके अलावा भी पीएचडी में आने के आपको लगता है और भी कोई तरीके हैं? अगर कोई लोग जो हैं वो रिसर्च में आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, तो वो किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं या इसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? राइट।
तो अगर मैं बात करूँ मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट और ज़ालैंड यूनिवर्सिटी, जस्ट के दर्शकों के लिए कि ज़ालैंड यूनिवर्सिटी यहाँ की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है। उसमें मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट भी उसी कैंपस के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के जैसे एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो काफ़ी क्लोज कोलैबोरेशन हो रहा होता है ज़ालैंड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के बीच में। इनफैक्ट यहाँ पे 2 मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट हैं और कुछ और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे एक साइबर सिक्योरिटी वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक इकोसिस्टम्स है। राइट, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ज़ालैंड यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साथ जो रहा है उसके बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो एक तो जैसे मैंने किया, आप सीधा पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए भी आप या तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में या तो ये सब जो रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में है, इन सब में आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी में भी सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा है कि आप पहले इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं। इवन इसी साल मेरे एडवाइजर ने इंडिया के 3 लोगों को ऑफर एक्सटेंड किया है इंटर्नशिप के लिए और वो बैचलर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो कई बार इन इंटर्नशिप का गोल भी यही रहता है कि कुछ ऐसे एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में होते हैं, वो देखें कि उनका पोटेंशियल क्या है और साथ ही साथ कोई ऐसे पोटेंशियल स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना जो कि बाद में ग्रुप में पीएचडी कर सकते हैं। तो ये भी एक रहता है। तो अगर आप इसको ध्यान में रखें तो इस पूरे ज़ालैंड यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट का ये पूरा इकोसिस्टम है कंप्यूटर साइंस, उसमें आप किसी भी प्रॉफ के अंडर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। एक है। दूसरा है कि आप मास्टर्स के लिए पहले यहाँ पे आ सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे आप किसी प्रॉफ के साथ आप क्लिक कर गए तो आप रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद पीएचडी के लिए आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इंटर्नशिप वाली आपने बात बताई, तो जब आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो किस तरह की प्रोफाइल आप देखते हैं? आप क्या देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का क्या बैकग्राउंड है, क्या प्रोफाइल है, क्या क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए? तो उस पर आप थोड़ा बता पाएंगे? जैसे हम लोग जैसे इस बार मैं इन्वॉल्व भी था सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो जो चीज़ें हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट थी कि एक था कि जो प्रोजेक्ट की नीड रहेगी, जैसे हम लोग थोड़ा सा थियरी इंटेंस ग्रुप हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि जो स्टूडेंट है उसका इंक्लिनेशन थोड़ा सा उस मामले में हो कि वो थोड़ा सा थियोरेटिकल आउटलुक हो उसका, चीज़ों को फंडामेंटली अंडरस्टैंड करने का। तो उसके लिए एक सर्टेन सेंस ऑफ मैथमेटिकल मैच्योरिटी और इंटरेस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो हम देखेंगे कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जिससे कि पता चले कि उनका क्लियर मैथमेटिकल इंटरेस्ट है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो अलग अलग ग्रुप की नीड अलग अलग होती है, उस हिसाब से वो चाहते हैं कि वैसा कुछ बैकग्राउंड है या नहीं है। और एक जनरल लेवल ऑफ सिंसियरिटी टुवर्ड्स व्हाटएवर यू आर डूइंग, वो तो हमेशा हम देखते हैं। तो मतलब बैचलर स्टूडेंट्स का आप तो आप कह रहे हैं कि आप जैसे इंटरेस्ट इन द फील्ड आप देखते हैं, तो वो क्या आप देखते हैं कि इन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं या फिर उन्होंने क्या कुछ पब्लिश कर रखा है या फिर उनके जो एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिख रखा है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ इस बच्चे का इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है? राइट, आई थिंक बैचलर लेवल पे प्रोजेक्ट ही था जो कि मेन होता, और जो कोर्स जैसे हम लोग के लिए मैथ्स इम्पॉर्टेंट था तो उससे रिलेटेड कोर्सेज में उन्होंने कैसा किया है। आई थिंक ये 2 चीज़ें मेन थी। ठीक है, क्योंकि अभी मान लीजिए अगर हम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो इट्स टू अर्ली टू एक्सपेक्ट कि उन्होंने कुछ रिसर्च पब्लिकेशन ऑलरेडी किया हो। तो इट्स वेरी मच अबाउट कि द चॉइसेस दे हैव मेड। क्योंकि स्टूडेंट जैसे इस बार हम लोग जिस पूल ऑफ एप्लीकेशन को देख रहे थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि काफ़ी अच्छे थे। They all could have been a very well candidate here. तो now it's about कि उनका inclination उनका कैसा था, कि what kind of choices they are making while picking up their projects, वो भी हमारे लिए important था। तो ये तो हमने बात करी कि आप ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए कैसे आ सकते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप अभी जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, और अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च कल्चर क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं, जो भी यहाँ पे रिसर्च करने आ रहे हैं उनका क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वो सब थोड़ा बताएं। राइट, तो सबसे पहले मेरी जो रिसर्च एरिया है, मैंने कई बार नाम लिया है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है कई लोगों के लिए, कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थियरी। इसमें क्या रहता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम है, कोई
भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है हाँ। उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इनहेरेंटली कितना इजी है या कितना हार्ड है। ओके। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो एग्जांपल हो सकता है एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का। मान लीजिए आप एक डिलीवरी पर्सन है, ठीक है, और आप वेयर हाउस में हैं, आपके पास सिटी का मैप है, ओके। आपको 100 जगह आज डिलीवर करना है और वापस वेयर हाउस में आना है। ठीक है, तो सिटी का मैप देखना है, आपको 100 लोकेशन डालनी है ओके। और आपको पता चल जाए कि किस सीक्वेंस में आपको उसको विजिट करना चाहिए कि आपका लेट्स से गैस कॉस्ट मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो ये एक फेमस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी है। तो इसको पोटेंशियली तो ऐसा लग सकता है कि आपको सारे पॉसिबिलिटीज ट्राई करने हैं। ठीक है, कि आप कौन सा पहले जाएं, किसका सेकंड नंबर पे जाएं, सो ऑन। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका जो कि कम से कम टाइम में आपको बता दे कि हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है। ठीक है, तो क्योंकि 100 अगर हम ले लें तो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 100 फैक्टोरियल हैं, जो कि एक्सपोनेंशियली ज़्यादा हो जाएंगी। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है ये फिगर आउट करने के लिए। तो ये एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए कि आपने सजेस्ट किया कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि सबको ट्राई करो। मैं कहूँगा नहीं यार, ये तो काफ़ी स्लो है, इतना टाइम नहीं हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फिगर आउट करने में। तो फिर आप कहेंगे ओके, मैं सोचता हूँ इसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत सोचा, फिर आपने कहा कि नहीं, मैं इससे बेटर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक है कि आपको सही चीज़ क्लिक नहीं कर रही है, जिससे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑलराइट। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस प्रॉब्लम के नेचर में कुछ इनहेरेंट हार्डनेस है, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर। हाँ, आप वो इससे बेटर कर ही नहीं सकते हो। ओके, ठीक है। तो फिर हमारे पास ओनस ये होता है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में, या तो जो भी कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, आप उसका जो भी बेस्ट नोन एल्गोरिथम है उसको आप और फास्ट बनाओ। नहीं बना पा रहे हो तो इट्स नॉट योर जॉब, इट्स नॉट दैट योर जॉब इज डन, यू हैव टू शो कि क्यों नहीं हो पा रहा है। ओके, क्या मैथमेटिकल लिमिट है जिसकी वजह से आप इसको फास्टर नहीं कर सकते हो। और हमारे एरिया के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेते हैं फास्ट या स्लो। हम इससे काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितना लगेगा आपको इनपुट से लेके आउटपुट में जाने में। हाँ, ठीक है, कि आप कितनी बार एडिशन कर रहे हो, कितनी बार मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कितने बार डिसीजंस ले रहे हो, ये है नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, तो इट डज नॉट रियली मैटर वो नंबर ऑफ स्टेप्स कौन ले रहा है। सुपर कंप्यूटर ले रहा है या एक नॉर्मल कंप्यूटर ले रहा है, क्वांटम कंप्यूटर ले रहा है या एक ह्यूमन बीइंग ले रहा है। तो हमारे लिए ये कौन कंप्यूट कर रहा है ये मैटर नहीं करता। इट्स जस्ट अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इटसेल्फ। तो कंप्लीटली वो मैथमेटिकल उसका एब्स्ट्रैक्शन हम देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम आगे करते हैं। ओके, तो यूजुअली अगर हम कंप्यूटर साइंस की पाइपलाइन देखें रिसर्च की, तो लेट्स से कोर लेवल पे ये लोग सेट करते हैं हमारे जैसे एल्गोरिथम्स वाले रिसर्चर। हाँ, जो कि मैथमेटिकली उस पर कैसे एल्गोरिथम क्या होना चाहिए वो बताते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन लेवल वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इस एल्गोरिथम का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन गिवन योर मशीन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो क्या होगा, जिससे कि फाइनली आपका रन टाइम विद रिस्पेक्ट टू रियल जो टाइम होता है उसमें मिनिमम कैसे। ओके, तो हम उसके मैथमेटिकल लेयर पे काम करते हैं। तो आप एल्गोरिथम्स को उनकी लिमिट तक पुश करते हैं और उनको उसको इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो आप ये चीज़ें कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स को बहुत और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो इसमें क्या कंप्यूटेशनल बाउंड्रीज भी आती हैं, या फिर आप कंप्यूटेशनल बाउंड्रीज को एक तरफ साइड में रख के सिर्फ थ्योरेटिकली हम कितना किसी एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो देखते हैं, या फिर आप ये भी देखते हैं कि ओके ये चीज़ तो कंप्यूटेशनली अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं, हमारे पास मैथमेटिकली तो हम कर सकते हैं पर हम कंप्यूटेशनली उस चीज़ को हम उतना भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये सब बाउंड्रीज भी आती हैं, या मेरा सवाल ही गलत है, ये भी हो सकता है। नहीं, ये काफ़ी वैलिड सवाल है और काफ़ी रेलेवेंट है इन अ सेंस कि जैसे क्वांटम कंप्यूटर काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि क्वांटम कंप्यूटेशन का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क थोड़ा सा पहले आया था। ओके, लेकिन 1994 के आसपास एक रिसर्चर ने बताया कि एक प्रॉब्लम है इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। उसमें मैं आपको एक इंटीजर दूंगा, एक नंबर दूंगा, जैसे आपको 91 दिया और आपको मुझे फैक्टराइज करके देना है कि वो 13 टाइम्स 7 है। ओके, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ाते जाऊं
तो जो आपको टाइम लगेगा उसको फैक्टर्स ढूंढने में वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, जो बेस्ट नोन अभी एल्गोरिथम है, ठीक है। और अभी तक हमारे पास प्रूफ नहीं है कि आप इसको इफिशिएंटली नहीं कर सकते हो। तो फॉर ऑल वी नो हो सकता है कि इफिशिएंटली कर भी सकें, बट एज अ कम्युनिटी वी बिलीव कि शायद नहीं पॉसिबल है। और इसका इम्प्लीकेशन इस सेंस में है कि इसी एजम्पशन पे हमारा इंक्रिप्शन सिस्टम जो RSA है, जिसके बेसिस पे इवन हमारे जो बैंक के ATM कार्ड के इंक्रिप्शन सिस्टम है वो इस पे काम करते हैं। वो एज्यूम करते हैं कि अगर आपको फैक्टर नहीं पता है पहले से, तो आपको फैक्टर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एज ए हैकर आप उसको ब्रेक करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम ये रिलाई करते हैं कि एक्चुअली इसका भी एफिशिएंटली एल्गोरिथम नहीं होगा। लेकिन ये रिसर्चर ने शो किया कि अगर हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर होगा तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे इफिशिएंटली। बिल्कुल। और जिस समय उन्होंने ये शो किया था वो प्योरली थियोरेटिकली सॉल्व किया उन्होंने, कि एज्यूमिंग कि हमारे पास फुल फ्लेज क्वांटम कंप्यूटर है, जैसे कि हमारे पास इस समय नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर सिलिकॉन चिप बेस्ड है। तो ये उन्होंने शो किया। तो उस रिसर्च का इम्पैक्ट ये रहा, ऑल्दो उसका डायरेक्ट कंप्यूटेशनल इम्पैक्ट कुछ नहीं आया। इवन अभी तक हमारे पास फुल फ्लेज्ड क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। अभी भी हमारा ये इंक्रिप्शन सिस्टम, उसी इंक्रिप्शन सिस्टम पे हमारे बैंक्स वगैरह के सिक्योरिटी उसी पे भी रिलाई करती है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो। लेकिन इसकी वजह से फिर क्वांटम पे लोगों ने फंड करना शुरू किया कि इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटली कुछ ऐसा कर सकता है जो कि हमें अदरवाइज शायद हम ना कर पाए। तो इस प्रॉब्लम से एक हिंज मिली और उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा आने लग गया और काफ़ी बड़ी कंपनीज उस पर काम करने लग गई। एंड वी आर एट ए स्टेज की अभी बेसिक वेरी बेबी लेवल ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे पास आने लग गए हैं। तो कई बार उससे ये रहता है कि ये जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो काइंड ऑफ कभी कभी इग्नोर करता है कि अभी आपके पास फिजिकली या इंजीनियरिंग लिमिट्स को वो इग्नोर करता है। मैथमेटिकली क्या पॉसिबल है वो पूरा चॉप डाउन कर देते हैं। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो फिजिक्स या इंजीनियरिंग है वो कैचअप करती है उसके बाद। तो कई बार ये होता है, कई बार दी अदर वे अराउंड होता है। जैसे कई बार होता है कि एल्गोरिथम कोई काम कर रहा है लेकिन वी डू नॉट नो कि क्यों काम कर रहा है, देन थियरी बाद में कैचअप करती है। जैसे मशीन लर्निंग में है, वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा उल्टा है कि वहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो काफ़ी सिंपल है एंड इट वर्क्स, लेकिन थियोरेटिकल गारंटीज नहीं है और बहुत अच्छी उसकी अभी थियरी नहीं हो पाई है जिससे कि हम ये समझ पाए कि क्यों हमेशा इतना अच्छा काम करता है। तो ये भी फिर हमारे एरिया के लोग फिर ये करते हैं कि कहीं पे अगर हमें इन प्रैक्टिस कोई एल्गोरिथम बहुत अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है तो उसको समझने की कोशिश करना कि क्या हम ऐसा कोई मैथमेटिकल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि वी हैव रिलायबल गारंटीज। अच्छा, तो थोड़ा इस तरीके का रहता है। और जैसे कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन कि एक पार्ट क्वेश्चन का था कि मेरी रिसर्च एरिया क्या है, ये मैंने बताया। और दूसरा था कि यूनिवर्सिटी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं और यहाँ के यूनिवर्सिटी में रिसर्च कल्चर क्या है। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए मैं ये भी उसमें ऐड करूँगा कि किसी आइडिया के आने से लेके उस आइडिया के पब्लिश होने तक की जर्नी किस तरह से रहती है। तो आप उस पर थोड़ा सा वर्क फ्लो जो रहता है यूनिवर्सिटी में रिसर्च का, उस पर भी आप थोड़ा उस दिशा में भी बता सकते हैं। राइट। तो मतलब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो अलग अलग प्रोजेक्ट में थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो लेकिन कई बार जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू शायद बताऊं तो शायद बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं अपने मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट का दे सकता हूँ। ठीक है, वो भी एक वैलिड एग्जांपल है। तो उसमें मेरे एडवाइजर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पे काम करो। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। तो मैं शुरू में पहले देखूंगा कि अच्छा इस पे क्या करना चाहिए। पहले तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे दिमाग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया फिर उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा कि मेरे पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं मैं बाउंस करूंगा। फिर उसके बाद हो सकता है कि उसमें से इफ़ आई एम लकी तो अर्ली स्टेज में पहले 1-2 महीने में कोई ऐसा आइडिया आ गया जो कि उसको सॉल्व करने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जैसे हमारे केस में हुआ था कि हमें लगता है कि सॉल्व हो गया। फिर हमारे अंदर थोड़ा सा वो
डिल्यूजनल हैप्पीनेस आ जाती है कि फिर हम ये सोचने लग गए थे, जैसे हमारे केस में हुआ, एक दिन मेरे पास एक आइडिया था, उसके बाद प्रॉफ ने देखा और उसको लगा कि हाँ ये तो इससे हो जाएगा, और उन्होंने उसको पूरा फुल्ली बिल्ड कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे लंच टाइम पे ईमेल लिखी कि अर्जेंटली आ जाओ। हाँ। मैं उनके पास गया और उन्होंने बोला कि ये तो सॉल्व हो जा रहा है, और मुझे उसमें कोई मिस्टेक नहीं दिखी। अच्छा। लेकिन मुझे ये था कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी वेल नोन थी, और ज़्यादा हमसे पहले बहुत लोगों ने सोचा था। फेक यूरेका मोमेंट। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि मुझे प्रॉब्लम तो कोई नहीं दिख रही है, लेकिन ये शायद मुझे ये बिलीफ नहीं था कि ये हमसे इतनी जल्दी हो गया। तो वो फिर ऐसा कई बार होता है रिसर्च जर्नी में कि आपको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर आप देखते हो, जब बैठते हो सोबर मोमेंट में, तो आप देखते हो कि ओ नहीं, यहाँ पे ये मिस्टेक आ गई, या कई बार होता है कि फंडामेंटल कोई गलती पता चलती है। तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। थोड़ा सा रिसर्च जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें ये भी एक पार्ट है एक्सपीरियंस होने का, कि पहले तो ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जो कि डुएबल है विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। स्पेशली जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हो जो मास्टर स्टूडेंट या बैचलर स्टूडेंट को दे रहे हो, तो थोड़ा सा आपको ये भी रिस्पेक्ट करना होता है कि उनकी टाइमलाइन के अंदर उस पर वो कुछ प्रोग्रेस कर पाए। ठीक है, ऑफ कोर्स इन रिसर्च देयर इज नो गारंटी। बहुत बार होता है कि हमारे उसका आउटपुट होता है कि दिस एंड दिस वी ट्राइड बट इट डिड नॉट वर्क। तो ये भी होता है कई बार, इवन पीएचडी में ऐसा हो सकता है। कभी कभी हम लकी हैं तो पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड जो आपने पूछा एक साल के अंदर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बार मान लीजिए आपने सॉल्व कर लिया मैथमेटिकली, फिर जो अगला स्टेप आता है वो होता है कि आप उसको एक लिखते हो एक ड्राफ्ट के थ्रू, और उसके बाद आप देखते हो कि उस ड्राफ्ट को कहाँ भेजना है। या तो जर्नल में भेजेंगे या तो कॉन्फ्रेंसेस में भेजेंगे। कॉन्फ्रेंसेस में होता है कि थोड़ा जल्दी कम्युनिकेट होता है, रिव्यू प्रोसेस उनका थोड़ा सा जल्दी होता है, लेकिन उतना थरो नहीं होता है, रिगरस नहीं होता है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस पे अभी ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। कंप्यूटर साइंस थोड़ी सी फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, तो अभी कॉन्फ्रेंसेस पे जोर ज़्यादा है ताकि जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो सके। फ्लिप साइड है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ रिगर की वजह से किसी रिजल्ट्स में बाद में मिस्टेक पता चलती है। तो एज्यूमिंग कि सब कुछ सही है, तो एक कॉन्फ्रेंस में जब मैंने भेजा, उसके बाद जो उसका रिव्यू प्रोसेस है वो 2 से 3 महीने लगेगा। 3 महीना। उसके बाद फिर वो कॉन्फ्रेंस में आप जाके प्रेजेंट करते हैं, फिर वो फाइनली कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडिंग का पार्ट बनता है। तो ये मान लीजिए 6 महीने है। मान लीजिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट वो कितना टाइम लगेगा सॉल्व होने में, वो तो कम्प्लीटली वेरिएबल है। वैसा हो सकता है कि ऑन एन एवरेज मान लीजिए 1 साल लगेगा किसी प्रोजेक्ट में। तो ये तो रही कि आपका जो आप रिसर्च करते हो किस प्रकार से होती है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, और इसका एक ये फैक्टर भी लोग जानना चाहेंगे कि आप एज अ रिसर्चर ज़ालैंड यूनिवर्सिटी में या जर्मनी में आपको क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं, आप कितना कमा पाते हैं एज अ पीएचडी रिसर्चर या फिर पोस्ट डॉक, या फिर अगर आप प्रोफेसर भी बनते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको बता पाएँ कि आपका इंसेंटिव्स क्या रहते हैं। तो हाँ, तो एज अ पीएचडी आई थिंक कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, इट्स आल्सो रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सम सेंस, और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट हुआ, ऐसे एक सिस्पा है जो कि साइबर सिक्योरिटी का है। इनके नेचर ऑफ लेट्स से किस तरीके से वो इंसेंटिवाइज करते हैं वो थोड़ा अलग है। तो लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉई की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो इट्स लाइक यू आर वर्किंग इन अ कंपनी। और ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस लैब में जाते हैं, ये हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 75% है, या इवन 100% हो सकता है, या थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मेरे केस में था कि जब मैं एमपीआई से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो 50% एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था विद सम बोनस, जिससे कि वो सैलरी बूस्टअप हो जाए, लेकिन वो 50% वर्क कॉन्ट्रैक्ट था। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में स्विच किया ड्यूरिंग माई पीएचडी टाइम इटसेल्फ, मेरे एडवाइजर सब सेम थे, लेकिन इस जस्ट कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिर यूनिवर्सिटी से बना था। तो इट्स लाइक ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है 75% कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, पोस्ट डॉक में अब जब आप जाते हैं तो वो 100% कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बदल जाता है। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। कुछ जगह पहले ऐसा होता था कि वो स्टाइपेंड बेसिस पे होता था, कि वो आप
एम्प्लॉय की तरह नहीं ट्रीट करते थे, एक स्कॉलर की तरह ट्रीट होते हो, जहाँ पे आपको एक टैक्स फ्री मनी मिलता है स्टाइपेंड की तरह। हाँ आई थिंक कि ज़्यादातर जगह अभी ऐसा नहीं है, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट विद ऑल द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स उसके साथ अभी मिलता है। ओके। और फिर प्रॉफ का मुझे ठीक से पता नहीं है, तो हाँ, तो ये उसके अलावा मुझे ये बताइए कि मतलब लगभग कितना सैलरी होता है एक पीएचडी परस्यू करने वाले का, पोस्ट डॉक का, या फिर जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर थोड़ा एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो जनरल अमाउंट रहता है। एस्टिमेटेड आई थिंक ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि पीएचडी के टाइम पे क्लोज टू 2000 यूरोस पर मंथ, क्योंकि वो बढ़ता भी रहता है जब जैसे जैसे आपके लेट्स एक्सपीरियंस बढ़ता है, पीएचडी इयर्स बढ़ते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट किसी भी नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ग्रो होती रहती है सैलरी, उसमें भी थोड़ी ग्रो होती है पर ईयर, बट ऑन एन एवरेज मान लीजिए वो वेरी करेगा आपके पीएचडी के फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर के बीच में, समवेयर बिटवीन लेट्स से हो सकता है 1800-1900 के बीच में, 2300 के बीच में। ओके, ये कॉमन है, और ये होगा अगर आपका 75% तक कॉन्ट्रैक्ट है, 100% तक कॉन्ट्रैक्ट है तो 3000 तक जा सकता है। ऑलराइट। पोस्ट डॉक में भी आपका जो वेरिएशन है वो आई थिंक 2500 से 3500 के बीच में रहेगा, हाँ, यूरोस पर मंथ। ऑलराइट। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मनी है ज़ारलैंड के लिए, साबरकत में रहने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक सिंगल पर्सन है और अगर आप यंग हैं तो आप इस इंसेंटिव पे या इस सैलरी पे काफ़ी कंफर्टेबली रह सकते हैं, और साथ के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो जर्मनी में आने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको यहाँ पे रिसर्च करने का काफ़ी अच्छा इंसेंटिव मिलता है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो वो सब बातें तो हैं ही। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो यूनिवर्सिटी की फंडिंग होती है, आप किसके साथ रिसर्च करते हैं? क्या आपके हमेशा आइडियाज़ खुद के होते हैं या फिर इंडस्ट्री आपको अप्रोच करती है? क्योंकि जर्मनी काफ़ी इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे काफ़ी कंपनीज होती हैं, तो वो भी हो सकता है आप लोगों को अप्रोच करती हैं रिसर्च के लिए, या फिर क्या सिस्टम रहता है कि फंडिंग कहाँ से आती है, रिसर्च का जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है? तो उस सब पे आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। राइट, आई थिंक कि जर्मनी में अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे भी रिसर्च पे काफ़ी फंडिंग दी जाती है। ओके। तो फॉर एग्जांपल रिगार्डलेस ऑफ आपका कैसा एरिया है और इंडस्ट्रियल रेलेवेंस है उस एरिया का या नहीं, आई थिंक मनी हमेशा हर प्रोफेसर पे, आई थिंक एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस में जितना मुझे पता है, हाँ, हर प्रोफेसर पे एक दो पीएचडी स्टूडेंट और एक पोस्ट डॉक हायर करने का पैसा हमेशा रहता है, वो सीधा सीधा यूनिवर्सिटी से रहता है। ओके, ठीक है, तो ये प्रॉपर गवर्नमेंट मनी से है। और तो इस पे वो काइंड ऑफ प्रोफेसर जो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन स्टूडेंट्स और पोस्ट डॉक के साथ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आपने बोला कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन वाला, वो भी काफ़ी रहता है, स्पेशली जो अप्लाइड एरियाज हैं इस समय, जो मशीन लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इसमें तो इंडस्ट्रीज का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस समय। तो जैसे इवन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में थिंक गूगल के कोलैबोरेशन में एक छोटी सी लैब अभी खुल रही है, तो दैट इज़ कॉमन कि इन बड़े इंस्टीट्यूट्स के कोलैबोरेशन के साथ लैब खुलना और एक्स्ट्रा रिसर्च स्कॉलर्स को फंड करना। हाँ। तो जैसा कि मैंने भी सुना है कि जो ज़ारलैंड यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी वेल फंडेड यूनिवर्सिटी है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो TU म्यूनिख के बाद शायद जो हमारी यूनिवर्सिटी की फंडिंग है कंप्यूटर साइंस की, वो सेकंड नंबर पर आती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी वेल रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो वहाँ पे रिसर्च हो रही है वो काफ़ी इंडस्ट्री रेलेवेंट भी है, तो काफ़ी सारी कंपनीज भी रिसर्च को फंड करती हैं। जैसे कि सिस्पा में मैंने सुना था कि बोइंग के साथ वो लोग कोलैबोरेट कर रहे थे और उनको करीब 50 मिलियन की फंडिंग मिली थी। हो सकता है नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो, पर हाँ, बोइंग जैसी कंपनीज भी आती हैं, और मैंने गूगल का नाम भी सुना है, मैंने मर्सिडीज़ का नाम भी सुना है। तो इंडस्ट्री के जो टॉप लीडर्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में
जैसे कि एआई में, साइबर सिक्योरिटी में और ऑटोमेशन में, इन सब में जो भी रिसर्च चल रही होती है तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में वो सब फंड उनकी तरफ से आता है और वो रिसर्च आगे बढ़ती हैं। राइट, जस्ट टू ऐड, फॉर एग्जांपल ज़ायलैंड यूनिवर्सिटी में, जैसे कि यूनिवर्सिटी की हमने बात की, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट 2 हैं, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर साइंस, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम। उसके अलावा सिस्पा जो हमने बताया, जो कि साइबर सिक्योरिटी का है। उसके अलावा एक और है DFKI करके, जर्मन सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक फ्राउनहोफर करके। तो DFKI और फ्राउनहोफर, इनका मेन गोल रहता है कि जो एकेडमिक रिसर्च है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, जो कि फाइनली यूज किया जा सके। तो उस डायरेक्शन में उनका एम रहता है कि यूनिवर्सिटी रिसर्च को अप्लाइड फॉर्म में भी लेकर आना। बिल्कुल। तो यहाँ पे इन सब में काफ़ी इंडस्ट्रीज की फंडिंग इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में और ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो उसको फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसी डायरेक्शन में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका पर्सपेक्टिव इस पे बताइए मेरे को कि जो एकेडमिक्स है, जो लोग PhD और रिसर्च कर रहे हैं या पोस्ट डॉक कर रहे हैं और इसी को वो फर्दर एक्सटेंड करना चाहें, तो उनका पाथ किस तरह से दिखता है, उनका क्या कहते हैं, जो रोड मैप होता है वो किस तरह से होना चाहिए। और अगर जो लोग हैं वो रिसर्च करने के बाद इंडस्ट्री की तरफ अगर रुख करना चाहें, इंडस्ट्री की तरफ देखना चाहें, तो उनका रोड मैप क्या रहता है। और उस चलिए आप पहले इन 2 चीज़ों के बारे में बताइए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। राइट, तो यूजुअली अगर PhD कर रहे होते हैं तो जो मोस्ट कॉमन पाथ है, या तो आप एकेडेमिया में ही आगे बढ़ते हैं, या तो आप इंडस्ट्री में जाते हैं। तो एकेडेमिया में अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा और रिसर्च एक्सपोजर चाहिए रहता है, जिसमें कि क्योंकि PhD में आप मोस्टली अपने एडवाइज़र के साथ उनकी हेल्प करते हुए रिसर्च सीख रहे होते हैं। उसके बाद एक अदर फेज में आपका ट्रांजिशन होता है, जिसमें कि आप रिसर्च को लीड करना और ड्राइव करना इस फेज में जाते हो, तो दैट आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर की तरह फ्लावर कर सको। तो उसके लिए पोस्ट डॉक करना या खुद के ग्रांट्स लिखना, जैसे कि जर्मनी में बहुत सारे फंडिंग एजेंसी हैं जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल को पैसा दे सकती हैं एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर। तो ये आप कर सकते हो, या आप एज अ ग्रुप लीडर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जैसे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट या सिस्पा, इन सब में आप एक ग्रुप लीडर की तरह हो सकते हो। या आप यूनिवर्सिटी में एज अ पोस्ट डॉक आप मेंटरशिप रोल और ज़्यादा लेने लग जाते हो और प्रोजेक्ट को आप गाइड करने लग जाते हो। ये आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके, कई बार ऐसा करते हैं लोग कि जहाँ PhD करते हैं उसके बाद दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, कुछ 2-2 साल के पोस्ट डॉक करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से एक्सपोजर, अलग अलग तरीके की रिसर्च लैब से एक्सपोजर लेते हैं। और उसके बाद वो फाइनली कहीं एक जगह प्रोफेसरशिप पोजीशन या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप पोजीशन या लेक्चरशिप पोजीशन, इसके लिए वो फिर अप्लाई करते हैं। और बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल दे फाइनली ट्रांजिशन टू दैट फेज, जहाँ पे फुल टाइम प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन जाते हैं। ये एक बात है। दूसरा जो इंडस्ट्री वाला है, तो उसमें तो मेन है कि जो आपकी जो भी रिसर्च एरिया है, करंट जो मार्केट की डिमांड है, उसके हिसाब से जो भी बेस्ट मैच होता है, उस हिसाब से आई थिंक कि जर्मनी में खासतौर पे बहुत सारे रूल्स में PhD लोगों को हायर करते हैं, नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ, कई जगह आपको रिसर्च सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह हायर करते हैं, इंक्लूडिंग बिग कंपनी लाइक Amazon, गूगल, ये भी आपको इस तरीके के लिए हायर करते हैं। और उसके अलावा कई बैंक्स हैं, और या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हुई, या नॉर्मल ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि आपके रिगरस मैथमेटिकल स्किल या एनालिटिकल स्किल या क्वांटिटेटिव स्किल्स के लिए आपको हायर करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग की ज़रूरत रहती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पे उसके लिए भी आपको हायर कर सकते हैं। तो ये कुछ बात हैं इंडस्ट्री में जाने की। अदरवाइज अगर आप कोई डायरेक्ट, आप किसी, ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में ही इंक्यूबेट होती हैं, तो उनमें से आप किसी का पार्ट बन के उनको बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हो। वही मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि स्टार्टअप कल्चर क्या है, कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं
तो उसी आइडिया से बेस्ड स्टार्टअप यूनिवर्सिटी से मैंने देखा है कि काफ़ी छोटी छोटी कंपनियां हैं यूनिवर्सिटी में जो कि यूनिवर्सिटी से ही निकली हैं, और वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स के द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई हैं। और ऐसी काफ़ी कंपनियां हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं। अगर आप अपनी डिग्री ख़त्म करते हैं तो उसके बाद कई लोग उन्हीं कंपनीज में काम करते हैं। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। राइट, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है कि जैसा आपने बोला, मैं उसको रीट्रेट करूँगा। हाँ। कि कई ऐसी कंपनीज है जो यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं, बिल्कुल। और ये मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 2-3 ग्रांट्स तो हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में ही, अगर आप नॉट इवन कि आप इन सब रिसर्च लैब्स में इवन आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ग्रांट के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं इवन ये जानता हूँ कि अभी इस समय एज वी स्पीक कि एक बैचलर स्टूडेंट है जो इंडिया से आया हुआ है, ही इज ट्राइंग टू पिच अ कंपनी, और वो एलिजिबल है ऑलरेडी। अभी वो फर्स्ट ईयर ऑफ हिज बैचलर्स, वो अभी एक कंपनी के लिए वो पिच कर रहा है, और उसको भी ये लोग फंड करने के लिए रेडी है। तो इज अ कंप्लीटली वैलिड कैंडिडेट फॉर गेटिंग फंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और इवन ज़ाब्रुकिन में ही ऐसा हुआ है कि कुछ कंपनीज थी जो यहाँ पे खुली थी, और अभी लेट्स से एक मुझे पता है जो कि मेरा दोस्त इस समय यहीं पे पीएचडी किया उसने, और अभी वो एक कंपनी के रिसर्च टीम का पार्ट है, जो कि यहीं मैक्स इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट के साथ मिलकर खोली गई थी, और वो भी यहीं पे लगभग 8-10 साल हो गए उस कंपनी को, और अभी दे आर डूइंग वेल। तो बिल्कुल स्टार्टअप्स, अगर आप एकेडमिक्स में नहीं जाना चाहते या फिर इंडस्ट्री में आप जॉब नहीं करना चाहते तो स्टार्टअप या फिर खुद की एक कंपनी खोलना भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप एज ए एक्सपेरिमेंटल भी इसको ले सकते हैं, एज ए एक्सप्लोरेशन भी इसको ले सकते हैं। जैसे कि सिर्फ जालैंड यूनिवर्सिटी नहीं, जर्मनी की जितनी यूनिवर्सिटी हैं कुछ ग्रांट देती हैं, जैसे कि 10 से लेके 30,000 यूरो जो आपको देती हैं, जहाँ पे आपको 1 या 2 साल आपको यूनिवर्सिटी में जगह भी मिलती है, रिसोर्सेज भी मिलते हैं, जहाँ पे आप अपना आइडिया आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्लस ये जो ग्रांट मिलती है ये आपको वापस नहीं करनी होती है, बस आपको अपना जो प्रोजेक्ट का स्टेटस है वो बताना होता है यूनिवर्सिटी को कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोग्रेस है। और 2-3 साल बाद जब आपको लगता है कि हाँ कि ये आइडिया वर्क कर रहा है और हम इसको और स्केल कर सकते हैं, तो उसके आगे भी बहुत सारी ग्रांट होती हैं जो आप ले सकते हैं, और आप फुली स्टार्टअप कल्चर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे कि सिस्पा में काफ़ी अच्छा स्टार्टअप कल्चर है, तो वो लोग स्टार्टअप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्पेशली स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। और मैंने यूनिवर्सिटी में काफ़ी सुना है कि AI रिलेटेड स्टार्टअप्स भी काफ़ी बने हैं, और DFKI के भी कुछ प्रोग्राम हैं जो स्टार्टअप्स को क्या कहते हैं उसको, स्टार्टअप्स को एस्टेब्लिश होने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप उस दिशा में भी देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये था इंटरव्यू जहाँ पे हमारे अनुराग भाई ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई कि रिसर्च जर्नी जर्मनी में कैसे स्टार्ट हुई उनकी, और अभी वो क्या कर रहे हैं जर्मनी में, रिसर्च में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो भी रोड मैप एक रिसर्चर का होता है वो कैसा होना चाहिए। तो उसमें हमने कुछ पर्सपेक्टिव जाने। अनुराग जी नॉलेज का भंडार हैं, और हम आगे भी चाहेंगे कि ये हमारे साथ ऐसी चीज़ें शेयर करते रहें। तो कंप्यूटर साइंस के अलावा ये एक प्रोफेशनल योगा टीचर भी हैं, तो मे भी हम हो सकता है किसी दिन एक पूरा एपिसोड योगा को लेके या फिर योगा फिलॉसफी को लेके उसको एक्सप्लोर करते हुए बनाएं। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ये आगे भी हमारे साथ जुड़ें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। और अगर जो भी क्वेश्चन हमसे छूट गए हों और आपको लगता है कि आपको पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमसे पूछिए। अनुराग जी भी रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे और मैं भी रिप्लाई करूँगा ही। तो अनुराग जी, अगर आप कुछ शब्द अंत में कहना चाहें, अगर आपके पास हैं। नहीं, बस थैंक यू, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी पूरी ऑडियंस अपनी लाइफ को एट द फुलेस्ट एंजॉय करेगी, और जो भी उनके लिए बेस्ट है वही होता रहे। थैंक यू। तो गाइस, इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।